हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू कल्पाक्ष चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे कांस्टेबल और व्यापम के लिए जो हमारे साइंस में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर रिसेंट ईयर्स की बात करो, जितने भी हमारे पिछले साल हैं, अगर उनमें बात करें तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो जीएस का पोर्शन है, उस जीएस पोर्शन में साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम साइंस की भी बात करें तो जो हमारे साइंस वाले पार्ट में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो जो साइंस में पोर्शन बढ़ा है वो हमारा बढ़ा है किसका? बायोलॉजी का, ठीक, जीव विज्ञान का। ठीक, तो हमारी जो जीएस पोर्शन की शुरुआत है वो जीएस पोर्शन की शुरुआत हम करेंगे बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से, जहां पर हम जीव विज्ञान के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जहां से कांस्टेबल में, रेलवे में या व्यापम में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, उस पार्ट को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करके एक बेसिक से चलते हुए पूरा एक हायर लेवल तक जहां तक क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे, ताकि जितना भी हमारा जीएस का पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि क्यों ये ज्यादा जरूरी है, आज के टाइम पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे पहले जो कांस्टेबल था या व्यापम था उसमें इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता था, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखो तो मैथ और रीजनिंग के अलावा जो हमारा जीएस पोर्शन है उसमें भी जो कट ऑफ है, जीएस पोर्शन के क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ने भी लग गया, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन नॉर्मली अब बढ़ गए हैं। और जीएस के नॉर्मली क्या होता था पहले, अगर हम बात करें रेलवे जैसे एग्जाम्स में, ठीक है, कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स में नॉर्मली किया जाता था कि मैथ और रीजनिंग पढ़ लिया और उसको पढ़ने के बाद उसके सारे क्वेश्चंस बन गए और आराम से क्या होता था, कट ऑफ क्रॉस हो जाता था। लेकिन अब अगर कट ऑफ बढ़ रहा है तो उसका मेन कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो जीएस पोर्शन है उस पर लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया है, जीएस पढ़ना चालू कर दिया है, और इस कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जीएस पोर्शन का जो महत्व हो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब अगर हम बात करें जीएस पोर्शन में भी, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारा एक बड़ा जो सब्जेक्ट्स हैं वो है हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इन वाले पार्ट से जो सवाल है ये पहले ही बहुत ज्यादा कंटेंट वाले सिलेबस हैं, जहां से क्वेश्चन कहीं से भी कई बार पूछे जाते हैं और बहुत कई बार ये टेढ़े मेढ़े सवाल भी पूछे जाते हैं। लेकिन एक जो हमारा सबसे बड़ा पार्ट है जीएस में भी, वो है हमारा जो साइंस वाला पार्ट है, विज्ञान वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे रेलवे ने क्या किया है, रेलवे ने सीधे सवाल शुरू कर दिए हैं पूछना, कहां से? साइंस से। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, हमारे अगर 40 क्वेश्चंस हैं, अगर वो 40 क्वेश्चंस जीएस पोर्शन से आ रहे हैं तो उसमें लगभग जो 25 क्वेश्चंस हैं वो किससे आने लग गए हैं? ठीक, हमारे साइंस से, विज्ञान से आने लग गए हैं। अब उस विज्ञान वाले पोर्शन में भी पहले कई बार फिजिक्स या केमिस्ट्री, भौतिकी और रसायन शास्त्र से सवाल किए जाते थे, लेकिन अभी अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें, पिछले कुछ सालों की बात करें, तो वहां पर अगर आप ये देखोगे तो सवाल जो है वो बायोलॉजी वाले पार्ट से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जीव विज्ञान से बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले ये जो जीएस पोर्शन है उसकी शुरुआत इसी वाले भाग से करेंगे, विज्ञान में भी बायोलॉजी वाले भाग से करेंगे। और बायोलॉजी में जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है हमारा सेल। ठीक है, तो इस सेल वाले पार्ट से हम इसे शुरू करेंगे। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, एक बात करते हैं, एक बैकग्राउंड रखते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो जो हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ते क्या है? तो बायोलॉजी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान मतलब जीवों के बारे में पढ़ना। ठीक, जीवों के बारे में पढ़ना, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, पौधे हो गए, उसके अंतर्गत सारे जीव आ जाते हैं। एक होता है हमारा सजीव और दूसरा होता है हमारा निर्जीव। वो जो विकास नहीं कर सकते, वो जो उपापचयी क्रियाएं नहीं कर सकते, वो जो खाना नहीं खा सकते, वो हमारे क्या हो गए? निर्जीव। जबकि दूसरा जो होता है हमारा सजीव, जैसे कि मनुष्य, ये खाना खा सकते हैं, कुछ उपापचयी क्रियाएं कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, डेवलप होते हैं, हर साल उनकी एज जो है या फिर विकास होता जाता है, लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है। ठीक है, उस आधार पर हमने क्या देखा, उनमें एक अंतर देखते हैं, जिसके आधार पर हम उन्हें सजीव बोल देते हैं। अब ये जो सजीव है, जिसको हम एक शरीर के रूप में देखते हैं, ये जो हमारा शरीर है वो किसका बना होता है? तो एक शरीर बना होता है कुछ अंगों का, जैसे कि हमारा हो गया अमाशय, आंख, कान, नाक, ठीक, हाथ, पैर। अगर हम इनकी बात करें तो अलग अलग शरीर के अंग हैं। ठीक है, तो हमारा शरीर अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। ये जो अंग तंत्र होते हैं ये, ठीक है, अंग तंत्र का मतलब सीधा सीधा अंगों का समूह, जो अलग अलग हमारे अंग हैं उन अंगों से मिलकर बना है ये अंग तंत्र। ठीक है, जैसे हमारे हाथ, पैर, कान, आंख, कान, नाक। अगर आंतरिक रूप से देखें तो हमारा पेट हो गया, आंख, ठीक, अमाशय हो गया, आंत हो गई, हमारे फेफड़े हो गए, हमारा हृदय हो गया। ठीक है, इनसे मिलकर हमारा शरीर बना है। तो इस पूरे के पूरे अंगों के समूह को हम क्या बोल देते हैं? अंग तंत्र बोल देते हैं। तो ये जो अंग तंत्र है वो किससे मिलकर बना है? अंग से मिलकर बना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसी अंग की, फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले, सिर्फ अपने मुख की ही बात कर ले, अपने माउथ की बात कर ले, तो हमारा जो बाहरी मुख है, ठीक है, बाहरी मुख में आपको जो
स्किन है, जो त्वचा है, वो अलग तरीके से दिखाई देगी, जबकि आंतरिक त्वचा अलग तरीके की होती है। इसका मतलब आंतरिक और बाहरी जो परत है वो भी अलग अलग है, तो ये भी किसी ना किसी से मिलकर बनी होंगी। तो जो हमारा अंग भी होता है वो मिलकर बना होता है ऊतक से, जिसे हम टिश्यूज कई बार बोल देते हैं, टिश्यूज से बना होता है। और ये जो टिश्यूज है ये समूह होते हैं कोशिका का। तो हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। और ये जो कोशिकाएं हैं वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ये जो कोशिका है यही क्या करती है? हमारी संरचना का निर्धारण करती है। ठीक है, यही कोशिका हमारी शरीर की संरचना का निर्धारण करती है और ये कोशिका ही कार्य कर रही होती है, इसीलिए शरीर कार्य करता है। अगर कोशिका, जो हमारा शरीर है, अगर वो कार्य कर रहा है, ठीक है, वो किस कारण कर रहा है? क्योंकि हमारी शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाएं कार्य करती हैं। ये हमारा शरीर, ठीक है, उस शरीर की बात करें तो ये बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं शरीर को चलाती हैं। तो इस कोशिका की संरचना पूरे शरीर की संरचना का निर्धारण करती है और इसी के द्वारा किए गए कार्य से निर्धारण होता है शरीर के कार्य का। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं सामने और आप इस चीज को सुन रहे हो, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका जो स्रोत है वो है ऊर्जा। वो ऊर्जा हमें किस रूप में प्राप्त होती है? तो पहले उसे हम पाचन के रूप में, ठीक है, एक भोजन प्राप्त करते हैं, उससे हमें पोषण प्राप्त होता है। ये पोषण हमारे शरीर में जाता है। ये पोषण जब हमारे शरीर में जाता है तो कोशिकाओं द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। अब कोशिकाओं द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है तो एक रूप हम देखते हैं जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमें प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट को कोशिका के अंदर क्या किया जाता है? इसका संश्लेषण किया जाता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। और यही ऊर्जा आपको किस रूप में दिखाई देती है? जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, आप उस बात को सुन पा रहे हो। हमारे हाथ पैर चलाना, इन्हें हम किस रूप में देख लेते हैं? ऊर्जा के रूप में देख लेते हैं। तो ये ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होती है। और ये इसका ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? ये कोशिकाएं करती है। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे, ये जो कोशिका है इसको हमने क्या बोला? कोशिका हमारे शरीर की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की संरचना ही किसका निर्धारण करती है? हमारे शरीर का निर्धारण करती है। और कोशिका के द्वारा जितना कार्य किया जाता है वो हमारे शरीर के कार्यों का निर्धारण करती है, हमारे शरीर की क्रियाओं का निर्धारण करती है। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो जो हमारे कोशिका की संरचना है वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, अगर हम कोशिका की बात करें, ठीक है, तो यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जहां पर एक पादप कोशिका की बात की गई है और हमारे जीव, जो हमारे जानवर हैं, उनकी कोशिकाओं की, प्राणी कोशिकाओं की बात की गई है। ठीक है, हम जानते हैं जो हमारे पादप हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? पादप में अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं थोड़ी, और जो हमारे प्राणी हैं उनमें अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसीलिए जो मैंने डायग्राम है वहां पर आप देखोगे तो दोनों ही जगहों पर आपको अलग प्रकार से कोशिकाएं दिखाई देगी। अभी इसकी एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं मुख्यतः कोशिका किस प्रकार से होती है। ठीक, तो हम यहां पर फिर से बात करेंगे, जो हमारी एक कोशिका, एक सिंपल एक कोशिका का निर्माण करते हैं। कोशिका होती क्या है? कोशिका का निर्धारण कैसे होता है? जो ये शब्द है कोशिका, या जिसे बोला जाता है इंग्लिश में सेल। ठीक, ये जो शब्द ही है वो कैसा बना हुआ है? सेल। सेल मतलब क्या? एक प्रकार के कमरे जैसा। जब पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका की खोज की थी, उस समय जब इन्होंने आकार इसका देखा था, उस समय माइक्रोस्कोप बना। उस माइक्रोस्कोप की मदद से एक पर्टिकुलरली स्टेम का उपयोग करके, ठीक है, प्लांट से एक प्रकार की कोशिका उठाई थी, एक प्रकार की छाल उठाई थी। उस छाल को रखकर उसमें देखा था कुछ कमरे के आकार के छोटी छोटी आकृतियां दिखाई दे रही थी। उन आकृतियों को उन्होंने क्या बोल दिया था? उन आकृतियां कुछ इस प्रकार की थी और उनके अंदर छोटे छोटे डॉट्स के रूप में उन्हें दिखाई दे रहे थे और वो बिल्कुल कमरे के आकार के थे। इस आधार पर इन्होंने इसे क्या बोल दिया था? सेल नाम दे दिया था। और हिंदी में जो शब्द आता है वो बनता है कोशा, कमरे के आकार का कोशा, और कोशा से ही वर्ड आया हमारा कोशिका, जो कि एक कमरे के आकार की आकृति होती है। अब ये जो कोशिका कार्य कर रही है, तो क्या यह कोशिका, ठीक, एक अकेले कार्य करती है या उसके साथ कुछ लोग मिलकर काम करते हैं? हम लोग की तरह से देखते हैं। तो जो हमारी कोशिका है, जो कमरे के आकार की आकृति होती है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मुख्यतः कुछ अंग होते हैं जिसे कोशिका अंग कहा जाता है। और यही कोशिका अंग जो है इसके साथ मिलकर कार्य करते हैं और कुछ अलग अलग कार्य करते हैं, जिसके आधार पर, ठीक, पूरी की पूरी संरचना, पूरा का पूरा शरीर कार्य करता है। अब हमने बात की कि जैसे हमने बोला शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन से भी अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। 37 ट्रिलियन का एक आंकड़ा है जहां पर इतनी कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जा रही है, एक मानव शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम सिर्फ बात करेंगे एक कोशिका की। अगर हम एक कोशिका की बात करें तो उस कोशिका में ऐसे कौन से कोशिकांग हैं? अब यहां से जो है
कांस्टेबल या रेलवे में सवाल व्यापम द्वारा या सवाल ये पूछे जाते हैं। तो उन सवालों को लेकर हम बात करेंगे। कोशिका के जो अंग हैं उनके कार्य के आधार पर हमने थोड़ी देर पहले एक चर्चा की थी कि कोशिका द्वारा ही ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले इसी के उदाहरण को लेकर चलते हैं। तो कोशिका के अंदर जो है एक प्रकार का एक अंग होता है जिसे हम बोल देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यही क्या करता है, हमारे द्वारा प्राप्त किए गए पोषण से, जो हमारे शरीर में पोषण हम प्राप्त करते हैं भोजन के द्वारा, ये जो पोषण है किस रूप में हमारे शरीर में हमारी कोशिकाओं के पास जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार से जाता है। एक हमारा प्रकार होता है ग्लूकोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक, दूसरा होते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन के तत्व, जिसे अमीनो अम्ल के रूप में देखते हैं। ठीक, उसके अलावा हम तीसरा जो देखते हैं वो हमारी वसा होती है। ठीक, ये 3 प्रकार की चीजें हमारे शरीर में जाती हैं। अब हमने बात क्या की, ठीक, कि ग्लूकोज हमारी कोशिका के शरीर के अंतर्गत गया। ठीक है, हमने पोषण प्राप्त किया, हमारी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, सभी के पास थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज गया। अब ये कोशिका क्या करती है, इन्हें प्राप्त करती है। अब जब ये प्राप्त करती है तो हमने क्या देखा, यहां पर हमने एक बाउंड्री लाइन बनाई है। एक्चुअली ये किसको दर्शा रही है, तो एक दीवार की तरह एक संरचना होती है जिसे हम मुख्यतः बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन कोशिका की एक प्रकार की परत होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, किसी भी प्रकार से कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने वाले तत्वों पर नजर रखना, उनका नियंत्रण करना। कितने तत्व अंदर आएंगे और कितने तत्व कोशिका के अंदर से बाहर जाएंगे, उसका निर्धारण किनके द्वारा होता है, इसी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। ठीक है, तो एक प्रकार का बॉर्डर होता है, एक प्रकार की दीवार होती है जिसके द्वारा वो किसी भी प्रकार के तत्वों को अपने अंदर आने या जाने देती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इसने क्या किया, इसे लगा कि ग्लूकोज जो है वो तो फायदेमंद है क्योंकि इससे ऊर्जा मिलेगी, तो उसको अंदर आने दिया। ठीक, तो अगर हम आगे बात करें, जब ये ग्लूकोज अंदर आया, कार्बोहाइड्रेट अंदर आया, तो ये किसके पास भेजा गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजा गया। और माइटोकॉन्ड्रिया ने इससे तोड़कर एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाई। अब ये एटीपी के रूप में जो हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसी से हमारा शरीर कार्य करता है। अब हम इसमें मुख्यतः एक अंग की बात कर रहे थे, अब दोबारा से हम बात करते हैं, कोशिका में आ जाते हैं। जो हमारी कोशिका है वो कुछ इस प्रकार से एक घिरी हुई परत से जुड़ी होती है, जिसको हमने क्या बोल दिया, सेल मेम्ब्रेन बोल दिया। अब इस सेल मेम्ब्रेन के बाद अब हम, एक कोशिका क्या है, एक प्रकार की इकाई ही है। अब कोई भी इकाई जब कार्य कर रही होती है, अगर कोई फैक्ट्री की बात करें, कोई फैक्ट्री जहां पर उत्पादन हो रहा है, किसी प्रकार के कार्य हो रहे हैं, तो वहां पर अलग अलग लोग होते हैं। इसी तरह कोशिका के अंदर कुछ अलग अलग लोग होते हैं। उसमें से जब सबसे मेन आदमी होता है, जो सबसे मेन व्यक्ति होता है, उसे हम किस रूप में देखते हैं, एक मैनेजर के रूप में देखते हैं, जो प्रबंधन का कार्य करता है, प्रबंधक का कार्य करता है। कोशिका के अंदर भी एक प्रकार का प्रबंधक होता है, जिसे मुख्यतः क्या बोला जाता है, केंद्रक। क्योंकि एक मुख्यतः केंद्र में दिखाई देता है, तो इसका कई बार नाम क्या होता है, इसे केंद्रक बोला जाता है या फिर नाभिक बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, कोशिका में जितने भी प्रकार के कार्य चल रहे हैं, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, वो सारे कार्य कौन देखता है, केंद्रक देता है। तो केंद्रक को प्रबंधक कहा जाता है कोशिका का। इस प्रकार से सवाल यहां से शुरू हो जाते हैं कि व्यापम में सवाल पूछा जा सकता है कि कोशिका का प्रबंधक कौन होता है, कोशिका के अंतर्गत प्रबंधन का कार्य कौन करता है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रक या नाभिक के द्वारा किया जाता है। इसे कई बार नाभिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो नाभिक और केंद्रक दोनों ही नाम याद रखें। न्यूक्लियस इसे बोला जाता है या सेंट्रियोल बोला जाता है। ठीक, तो इसके बाद हम आगे चलकर बात करते हैं, जो हमारा दूसरा तत्व है, ठीक है, दूसरा जो अवयव है, जो ऑर्गेनल है, कोशिका का अंग है, वो हमें एक मुड़े हुए पाइप की संरचना के रूप में दिखाई देती है। ठीक, मुख्यतः एक मुड़े हुए पाइप की संरचना के रूप में जो हमें दूसरा अंग दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं अंतःप्रदवीय जालिका। ये जो अंग है ये अंतःप्रदवीय जालिका कहलाता है। अंतःप्रदवीय जालिका जो होती है, अब इसकी बात करते हैं अगर, तो उसके पहले हम एक अंग ले लेते हैं जिसका निर्माण केंद्रक के अंदर होता है। अगर हम केंद्रक पे बात करें तो इसके अंदर एक केंद्रिका पाई जाती है। इस केंद्रिका द्वारा एक प्रकार के और अंग का निर्माण किया जाता है, जो हमारे विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। इस मुख्य भूमिका के रूप में हम जिस अंग की बात कर रहे हैं, तो इसके द्वारा निर्माण किए जाते हैं राइबोसोम। ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम केंद्रिका में बनने के बाद केंद्रक से बाहर आकर इस अंतःप्रदवीय जालिका के ऊपर चिपक जाते हैं। कुछ भाग में चिपक जाते हैं और कुछ भाग में नहीं चिपकते। इसी आधार पर जहां जिस भाग में हमारे क्या चिपके होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं, उस भाग को मुख्यतः क्या बोला जाता है, तो उस भाग को या जिस भाग पर हमारे अंतःप्रदवीय जालिका चिपके होते हैं, उस अंतःप्रदवीय जालिका में राइबोसोम चिपके होते हैं, उस पार्ट को बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, मुख्यतः खुरदुरी अंतःप्रदवीय जालिका। और जिस भाग में ये नहीं चिपके होते, उस भाग को बोला जाता है
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका। तो हमारी चिकनी और जो खुरदुरी अंतःप्रद्रवीय जालिका है वो किस आधार पर होती है? जिस भाग में राइबोसोम चिपके होते हैं, और दूसरा ऐसा भाग जिस भाग में वो नहीं चिपके होते, उस आधार पर उन्हें SER बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में जाना जाता है। अब ये राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य है कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन का निर्माण कोशिका में कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो हमारा जो अगला सवाल बनता है, ठीक है, मुख्यतः यह पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो राइबोसोम इसका निर्माण करते हैं, और उसके लिए स्थल कौन देता है? तो स्थल की हम बात करें तो स्थल प्रोवाइड कराया जाता है किसके द्वारा? अंतःप्रद्रवीय जालिका के द्वारा। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन का निर्माण होता है, तो हमने बोला था ना शुरू में कि हमने क्या प्राप्त किया? ग्लूकोज प्राप्त किया, फिर हमने क्या प्राप्त किया? अमीनो अम्ल हमें मिले, अमीनो एसिड्स मिले, और उसके बाद हमने क्या देखा? वसा भी प्राप्त की, वसीय अम्ल भी प्राप्त किए। तो ये जो अमीनो अम्ल है, ये जब शरीर में गए तो अमीनो अम्ल को कलेक्ट किया गया, और कलेक्ट करने के बाद राइबोसोम के पास भेज दिया गया, और राइबोसोम इससे क्या बनाने लग गए? प्रोटीन बनाने लग गए। अब ये जो प्रोटीन बन जाते हैं, इस प्रोटीन बनने के बाद हमने मान लिया कि एक फैक्ट्री है जहां पर बिस्किट्स बन रहे हैं। ठीक है, बिस्किट्स बन रहे हैं। अब बिस्किट्स की क्या होंगी? पैकिंग होगी। इसी तरह ये जो प्रोटीन यहां पर बन गए उसकी भी पैकिंग की जाती है। इस पैकिंग के लिए मुख्यतः हम देखते हैं एक प्रकार का हमारा और अंग पाया जाता है जो कि छड़ाकार आकृति में होता है। ठीक है, और इस छड़ाकार आकृति को हम बोल देते हैं गोल्जी काय। इसकी जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका जो नाम पड़ा है उन्हीं के नाम पर पड़ा है। गोल्जी बॉडी इंग्लिश में बोला जाता है, और गोल्जी काय हिंदी का बॉडी मतलब काया, तो उस आधार पर इसका नाम गोल्जी काय पड़ा था। ठीक है, तो इस आधार पर हम देखते हैं ये जो हमारा अंग है ये क्या करता है? पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है, जो भी प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भी तत्व बनते हैं कोशिका के अंदर, उनकी सारी की सारी पैकेजिंग करने का काम कौन देखता है? हमारा गोल्जी काय देखता है। ठीक, ठीक, पैकेजिंग का सारा कार्य कौन देखता है? पैकेजिंग का सारा कार्य देखा जाता है किसके द्वारा? गोल्जी काय के द्वारा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके द्वारा जो हमारी क्या है? अंतःप्रद्रवीय जालिका है, जो कि मुड़ी हुई किसके? पाइप के आकार की होती है। इसके द्वारा कुछ एंजाइमों का निर्माण किया जाता है। अब ये जो एंजाइम है इनकी भी पैकिंग होती है, और जब इनकी पैकिंग होती है तो उससे क्या बनते हैं? एक अलग प्रकार के, एक अन्य प्रकार के और अंग का निर्माण होता है, जिसे मुख्यतः लाइसोसोम के रूप में जाना जाता है। ठीक, इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि पाचक का कार्य करते हैं, पाचन का कार्य करते हैं। कोशिका के अंदर अब जैसे खाना बना, खाना बनने के बाद क्या? कचरा बचा, उस कचड़े को या किसी प्रकार के ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग कोशिका के अंदर नहीं है, ठीक है, उनको क्या हमें हटाना भी है। तो कुछ जो भाग है उसको हटाने या बाहर करने का भाग पार्ट जो देखा जाता है, कार्य किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। अगर उसके अलावा बात करें तो हमारे कुछ जो तत्व हैं जो अंदर ही रह जाते हैं और जो कोशिका के शरीर के लिए, कोशिका के अंग के लिए जरूरी नहीं है, उसको पाचित करने का कार्य कौन करता है? तो हमारा जो अंग होता है ये कहलाता है हमारा लाइसोसोम। इसे बोला जाता है लाइसोसोम। ठीक है, और क्योंकि यह पाचित कर देता है, और पाचित होने के बाद तो कुल मिला के एक प्रकार का सफाई करता होता है कोशिका के अंदर। अब अगर हम बात करें, कई बार जो हमारी कोशिका होती है ये भी क्योंकि एक प्रकार का जीव है, इसका भी विकास हो रहा है, धीरे धीरे ये भी बूढ़ी होगी, धीरे धीरे इसके भी अंग खराब होने लग जाएंगे। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पर अगर एक सवाल देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा से ये सवाल बना है। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कोशिका पूर्ण रूप से अगर किसी प्रकार से काम करना बंद कर देती है, धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, तो ये जो हमारा लाइसोसोम है वो क्या होता है? ये फट जाता है। अब इसके अंदर जो एंजाइम पाए जा रहे थे, एंजाइम क्या है? जो किसी भी प्रकार के पदार्थ जो काम के नहीं है उनको पाचित कर देते हैं। ठीक है, अगर ये फट जाता है तो फटने के बाद क्या होता है? इनके फटने के बाद इससे एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, और ये जो एंजाइम है वो क्या कर देते हैं? अपनी ही कोशिका को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इस लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? इस लाइसोसोम को, ठीक, कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइड बैग भी कहा जाता है लाइसोसोम को। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, कई बार ये सवाल व्यापम में, कांस्टेबल में पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या होता है? लाइसोसोम हमारा सुसाइड बैग होता है, आत्महत्या की थैली कहलाती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमने एक बात की थी, क्या?
हमने एक और अंग की बात की थी जिसे हमने क्या कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जब हम पोषण प्राप्त करते हैं और ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर आता है, ठीक, उसके बाद इससे क्या करना, इससे ऊर्जा बनाने का कार्य किसका होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। और इस एटीपी की ऊर्जा बनाने का कार्य किसका होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जागृह भी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। ठीक, चलिए, तो ये कुछ अंग है इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं, एक चित्र पर आ जाते हैं। ठीक है, चित्र पर बात करते हैं, ये जो हमारा नेक्स्ट है। ठीक, अब यहां पर हम देखते हैं वही सेल जो हमने समझी थी। ठीक है, उसी के हिसाब से हम ये डायग्राम देखते हैं। उस डायग्राम में देखते हैं कि जो इसकी बाहरी परत है जो हमने यहां पर देखी, ये हमारी बाहरी परत, जिसे हमने क्या बोला था, सेल मेम्ब्रेन बोला था। उसके बाद हमने बात की थी क्या है कि एक बीच में केंद्रक पाया जाता है या न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि एक प्रबंधक के रूप में होता है। उसके बाद हमने क्या बात की थी, नेक्स्ट हमने देखा था एक छड़ाकार आकृति के रूप में, मुड़ी हुई पाइप के रूप में एक आकृति पाई जाती है जिसे हमने क्या बोला था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था। उसके बाद हम बात करें उसके आधार पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी हमने बात की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिस पार्ट पर क्या होते हैं, हमारे राइबोसोम चिपके होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। उस भाग को, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भाग को, अंतःप्रद्रवी जालिका को हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि जिस भाग में यह नहीं चिपके होते उस भाग को क्या बोल दिया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हमने दूसरी बात की थी किसके द्वारा यहाँ पर राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक, अब ये प्रोटीन का निर्माण करने के बाद इसकी पैकेजिंग होती है, उस पैकेजिंग का कार्य करता है तो हमारा गोल्जी अपैरेटस करता है। गोल्जी काय बॉडी करती है, यहां पर भी आप गोल्जी काय देखोगे और दूसरा आपको यहां पर भी गोल्जी अपैरेटस दिखाई देगा, जो एक मुड़ी हुई छड़ाकार की आकृति होती है। ठीक, उसके बाद हमने क्या बात की थी, सेल मेम्ब्रेन की बात की थी। सेल मेम्ब्रेन हमने देखा था जो चारों तरफ पाई जाती है। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में अगर आप देखो तो दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन जो हमारा प्लांट सेल है उसमें अगर आप देखोगे तो एक और परत पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सेल वॉल। ठीक, ये मुख्यतः और ज्यादा क्या होती है, हार्ड होती है। आपने देखा होगा जो हमारे प्लांट है, प्रकृति ने क्या किया है, प्रकृति ने जो मनुष्य है, जो प्राणी है, जो जीव है, उन्हें इस प्रकार से बनाया है कि उनकी आवश्यकता की चीजें उन्हें मिलती रहे। अगर आप प्लांट की बात करो तो वो अचल है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चलकर नहीं जा सकते, दूसरी जगह उनको खतरा एक प्रकार का बना रहता है। ठीक है, उन्हें हमेशा बाहर रहना है। ठीक है, बाकी जो हमारे प्राणी हैं, एनिमल हैं, वो तो कहीं पर भी रह सकते हैं, वो शेल्टर प्राप्त कर सकते हैं या इन्हीं पेड़ पौधों के नीचे भी रह सकते हैं। ठीक, इन्हीं चीजों से बचाने के लिए प्लांट सेल में, ठीक है, पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें एक अन्य परत दी गई, सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और अन्य परत दी गई है जो एक प्रकार से ठोसी होती है, जो उन्हें किसी प्रकार से इस प्रकार की आपदाओं से बचाती है। अगर आपने देखा होगा मुख्यतः एक प्रकार की वही, अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, एक एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर है, तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारी एनिमल सेल है, जो प्राणी की सेल्स है, उनमें क्या होता है, एक ऐसा रूम है जो सिर्फ एक प्रकार के कपड़े से बना हुआ है। जबकि दूसरी जगह अगर प्लांट सेल की बात करो तो एक प्रकार का ऐसा रूम है जहां पर क्या है, ईंट और गारे का उपयोग करके, सीमेंट का उपयोग करके दीवार बनाई गई है। तो ये दोनों में आपको अंतर दिखाई देते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः अगर इसमें किसी प्रकार से आप पत्थर मारते हो, प्लांट को पत्थर मारते हो, तो उसे बहुत कम चोट लगती है। लेकिन इसी जगह अगर क्या किया जाएगा, किसी प्राणी को पत्थर मारा जाएगा, किसी एनिमल को पत्थर मारा जाएगा, तो उसे चोट ज्यादा लगती है। तो उसका भी अन्य कारण क्या है, क्योंकि इनके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन बने, उस प्रकार की कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, तो हमने कुछ इसके कंटेंट के बारे में बात की थी। उसके अलावा हमने देखा था इंपॉर्टेंट की हम बात कर रहे थे, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी अपैरेटस, ठीक, एसईआर, आरईआर, ठीक है, न्यूक्लियस। और उसके बाद हमने बात की थी राइबोसोम। कुछ राइबोसोम बिखरे होते हैं, ये राइबोसोम क्या करते हैं, ठीक, बाहर से जो हमारे अमीनो अम्ल आते हैं उनको पकड़ कर कहां पर लाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास लाया जाता है, ताकि क्या किया जा सके, प्रोटीन का निर्माण किया जा सके। ठीक है, चलिए, अब दूसरा हमने एक और चीज देखी थी जो हमारा क्या है, वैक्यूल है, एक प्रकार की राजधानी है। ये जो राजधानी है, जो भी कुछ अन्य उत्पाद होते हैं, उन अन्य उत्पाद को हम, जैसे एक हमारा घर है, उस घर में रखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुछ सामान अगर कहीं किसी जगह पर रखना है तो हमें एक स्टोर हाउस बना देते हैं, उसी स्टोर हाउस के रूप में वैक्यूल पाया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें तो प्लांट्स में, ठीक है, पौधों में यह बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में यह छोटा होता है। ठीक है, प्लांट सेल में यह बड़ा पाए जाने का रीजन ये है कि आप भी जानते हो कि जो पौधे हैं वो अपना खाना ज्यादा बनाते हैं, ज्यादा पानी अवशोषित करके अपने लिए स्टोर करते हैं, जबकि प्राणी के अंदर, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, छोटे वैक्यूल होते हैं, बहुत कम ही सामान या स्टोर करने के लिए जगह होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, इनके बारे में देखते हैं क्या क्या चीजें थी। ठीक, तो हमने जिन चीजों पर बात की उसे एक बार ठीक रिवाइज करते हैं, उन्हें देखते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हम कोशिका की बात कर रहे थे। जो हमारी कोशिका है,
ठीक, कोशिका, कोशिका क्या है, हमने बात की थी, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। सीधा सीधा मतलब हमने इस पर बात की थी, शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हमने कोशिका बोला है। इस कोशिका की संरचना ही क्या करती है, शरीर की संरचना का निर्माण करती है। शरीर की संरचना कैसी होगी उसका निर्धारण करती है, ठीक है, और साथ में ही क्या करती है, जो कार्य वो कर रही है उसी हिसाब से शरीर कार्य करता है। इसीलिए हमने क्या बोला है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। जो इसकी सबसे पहली बार कोशिका को देखा था वो किसने देखा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसे देखा था। उसके बाद हम बात करें कोशिका का जो अध्ययन है, कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है। कई बार इतने इजी सवाल पूछे जाते हैं कि भैया ये बताओ कोशिका के अध्ययन को या कोशिका विज्ञान को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी वगैरह ये वर्ड होते हैं। तो ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये सवाल भी आता है, ठीक है, कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन है, कोशिका का अध्ययन है। उसके बाद हम बात करें जो कोशिका शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था। मतलब सीधा सीधा है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो ये आप सवाल पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हुक ने या कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। अब यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका, ये सवाल भी कई बार व्यापम में पूछे गए हैं कि जो सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी है, जीवाणु की माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, ठीक है। और दूसरा सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो मनुष्य के शरीर में या फिर तंत्रिका तंत्र की जो बात की जाती है तो तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी है, बड़ी नहीं, ठीक है। सबसे छोटी हो गई कहां, हमारी जीवाणु की माइकोप्लाज्मा, जबकि जो सबसे छोटी है वो कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, वो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं। जबकि सबसे बड़ी कोशिका किस रूप में देखी जाती है, शुतुरमुर्ग के अंडे के रूप में देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। मुख्यतः यहां से एक सवाल सीधा सीधा आता है व्यापम में कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या, ठीक है, कोशिकाओं के बारे में जितने भी उनके लक्षण हैं उन लक्षणों के आधार पर, ठीक है, मानव शरीर में जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं उनके लक्षण कैसे हैं, वो किस प्रकार कार्य करते हैं, उसके आधार पर कुछ सिद्धांत बनाए गए थे। उन सिद्धांत के आधार, वो सिद्धांत दिए किसने थे, तो एक हमारे स्लाइडेन भाई साहब थे और दूसरे हमारे थियोडोर स्वान साहब थे। इन्होंने क्या किया था, यह सिद्धांत दिया था 1838-39 में। उन्होंने क्या बोला था कि जो सभी जीव हैं उनमें कोशिका और जो हमारे सभी जीवों किससे बने हैं, या तो कोशिका से बने हैं या कोशिका के उत्पाद से बने हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला था सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। जो एक, जैसे वही एक बच्चा है, एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके शरीर का भार बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है। अब वही है कि उसमें कोशिकाओं का स्तर बढ़ गया, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें बढ़ी जिसके कारण वो क्या हो गया, लंबा है, उसमें वजन हो गया, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो सभी कोशिकाएं हैं, जो अब नई कोशिकाएं बनी हैं, वो कोशिकाएं पूर्व में स्थित कोशिकाओं से ही बनी है। क्या ऐसा होता है कि एक जानवर एक प्राणी में अलग से कोशिकाएं जोड़ी जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। तो उनका जो विकास है वो पूर्व में स्थित कोशिकाओं से ही होता है। तीसरी उन्होंने बात बोली, कोशिका का जो निर्माण है जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। तो जो कोशिकाओं का निर्माण होता है उसका क्रिएटर कौन होता है, उसका प्रबंधक कौन होता है, तो हमारा होता है कौन, केंद्रक, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि जिन्होंने बात की कोशिका का निर्माण होता है, लेकिन यह समझाने में सक्षम नहीं हुए थे, ठीक है, कि कोशिका का निर्माण होता कैसे है, ठीक है। और उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, एडोल्फ विर्चो ने बताया था 1855 में। तो कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, एडोल्फ विर्चो साहब ने दी थी, ठीक है। इस कारण हम क्या देखते हैं, कोशिका विभाजन की भी प्रकृति देखते हैं। तो यहां पर जो सवाल है वो सवाल का है, पहला सवाल क्या आएगा, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कब किया गया, तो 1838 और 39 में किया गया। फिर दूसरा कि यहां पर सिद्धांत ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, पर सवाल यह आ सकता है कि भैया ये कोशिकाओं को निर्माण में ये नहीं बता पाए थे कि कैसे होता है, तो कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। और उस कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया था, तो बताया था रेडोल्फ विर्चो साहब ने बताया था 1855 में। तो ये 3 से 4 सवाल आपके इससे बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, जो हम बात कर चुके हैं। कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ठीक है, हमने इसके बारे में बात की थी। अभी हम बेसिक पढ़ रहे थे कोशिका क्या होती है। कोशिकाओं में मुख्यतः जो हम 2 प्रकारों की बात करते हैं, ठीक, तो मुख्यतः इसकी पहले बात कर लेते हैं। जो हमारी कोशिकाएं 2 प्रकार की हैं, तो कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं और पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, और कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें क्या है, कोशिकाएं ऐसी पाई जाती है जो पूर्ण रूप से विकसित हैं। एक तो है वो एक ऐसे चरण में है जो विकसित होने की कोशिश कर रही है लेकिन विकसित नहीं है। अब मुख्यतः इनके अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं, जो कोशिका का निर्माण हो रहा है, उसको कोशिका का जो रोल है वो कहीं ना कहीं केंद्रक से है, ठीक है। तो जिनके अंदर
केंद्रक है वो पूर्ण रूप से सुस्पष्ट नहीं दिखाई देता या केंद्रक नहीं बनता है, जिनके अंदर धागेनुमा संरचना, ठीक है, जिससे लक्षण निर्धारित होते हैं वो बाहर ही पाए जाते हैं, केंद्रक इनके अंदर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, उन कोशिकाओं को बोल दिया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। जबकि जो हमारी कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जो अभी हमने बात की ना कि एक केंद्रक पाया जाता है, उसके अंदर केंद्रिका पाई जाती है, उसमें कई अलग अलग अंग पाए जाते हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित होती है, उनके अंदर कुछ इस प्रकार से केंद्रक सुस्पष्ट दिखाई देता है, अलग अलग अंग स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक। और ऐसी कोशिकाओं को हम मुख्यतः क्या बोल देते हैं, ऐसी जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो इस पर ही हम बात कर रहे थे, ठीक। यही चीज यहां पर लिखी हुई है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो हमारी कोशिका है वो आपको क्या दिखेगी, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। अभी हम क्रोमेटिन की बात करेंगे, जो हमारा डीएनए स्ट्रक्चर है, गुणसूत्र है, ठीक है। क्रोमेटिन नहीं बन पाता जो धागेनुमा संरचना के रूप में होता है, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। केंद्रक नाम का कोई भी विकसित कोशिकांग नहीं होता, हमने बात की थी केंद्रक नाम का कोई विकसित कोशिकांग इनके अंतर्गत होता नहीं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली पाई जाती है और आवरण, केंद्रक आवरण जो है वो सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, तो ऐसी कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ऐसी कौन सी कोशिकाओं का प्रकार है जो मुख्यतः जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, तो हमारी कौन सी कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है कोशिका के मुख्य भाग। अब इन मुख्य भागों की हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, तो जो हमारी चर्चा है उसमें वही हम फिर से इसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कोशिका भित्ति, जो हमारी सेल वॉल है, ठीक है, जो कि केवल किसमें पाई जाती है, हमने देखा था पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। एक अन्य जो वॉल है, एक अन्य भित्ति पाई जाती है, एक अन्य परत पाई जाती है जिससे वो कोशिका घिरी होती है, उसे वो किसमें पाई जाती है, पादप में। हमने इसके बारे में पहले बात की थी कि ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, फिर उसके बाद इसका एक निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में यह सहायक होता है, ठीक। कोशिका जीवाणु का जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक 3 हमें फैक्ट मिल गए जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती। फिर उसके बाद दूसरा जो सवाल है वो क्या बन गया, ठीक है, कि दूसरा सवाल बन गया कि ये किसकी बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके अलावा जीवाणुओं में भी कुछ कोशिका भित्ति पाई जाती है और वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से व्यापम सवाल कर सकता है या रेलवे में सवाल आ सकता है कि जो जीवाणु की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करें, जो हमने नेक्स्ट फैक्ट देखा था वही कोशिका झिल्ली, हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। एक परत होती है जिससे कि हमारा क्या कोशिका घिरी होती है, ये जो परत होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, जितने भी कोशिका के अवयव या अंग हैं, ठीक है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर आने जाने वाले, अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। मतलब एक प्रकार से चौकीदार है कि भैया कौन आएगा अंदर और कौन बाहर जाएगा, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर तारक काय, सेंट्रोसोम, ठीक है। इसकी चर्चा मैंने नहीं की थी, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी खोज। यहाँ पर मुख्यतः जो फैक्ट है वो बनेगा आपका, इसकी खोज जो है वो बोवेरी द्वारा की गई थी, ठीक। इसके अलावा यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक। मुख्यतः हमने बात की थी एक कोशिका से, हमने ये देखा था कोशिका सिद्धांत में कि जो पूर्व में जो उपस्थित कोशिकाएं हैं उन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जब एक ही कोशिका है जो वो नई 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो इसके निर्माण में जो हमारा तारक काय होता है वो एक सहायक होता है, ठीक है। ये क्या करता है, वही जो हमारा केंद्रक के अंदर जो हमारे लक्षण पाए जा रहे हैं उनको जब ये टूटते हैं तो अलग करने का कारण ये ध्रुवों में आ जाता है और इनसे अलग होने के बाद वापस से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसे हम कोशिका विभाजन में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्यतः ये तारक काय क्या होता है, जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये मुख्यतः क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। और वो कोशिका विभाजन कैसा होता है, समसूत्री, जैसे कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, 23 जोड़ी। तो जब नया कोशिकाएं बनेगी, 2 नई कोशिकाएं बनेगी, तो इन दोनों में ही 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाएंगे, 23 पेयर गुणसूत्र पाए जाएंगे। जो 23 पेयर गुणसूत्र पाए जाएंगे, ठीक है, तो ये डबल हो जाएंगे और उसके बाद आधे आधे बढ़ जाएंगे। तो सम, उसे बोला जाता है समसूत्री विभाजन, जो समान सूत्र के रूप में इनका विभाजन होता है, ठीक है। तो उसमें ये ध्रुवों का निर्माण करता है, तो इसीलिए तारक काय हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो हमारा क्या है, अंतरप्रदवीय जालिका। इसके बारे में हमने बात की थी कि एक कैसी छड़ाकार या मुड़े हुए पाइप की आकृतियां होती हैं, ठीक है, मुख्यतः चपटे आपस में जुड़े हुए थैलीयुक्त छोटी नलिका व, ठीक है, एक नलिका या पाइप की तरह आकृति होती है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, इसे अंतरप्रदवीय जालिका कहते हैं, और इसमें प्राय राइबोसोम चिपके होते हैं, ठीक है, बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, ठीक है, राइबोसोम जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब जिस सतह पर अंतरप्रदवीय जालिका के जिस सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, खुरदुरी अंतर्द्रवीय अंतरप्रदवीय जालिका बोलते हैं, RER बोलते हैं, ठीक है, खुरदुरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जिस पार्ट पर अनुपस्थित रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, चिकनी अंतरप्रदवीय जालिका बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। अब चिकनी अंतरप्रदवीय जालिका कहते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण किया जाता है और राइबोसोम होते हैं अंतरप्रदवीय जालिका के ऊपर। इसलिए ये क्या होता है, अंतरप्रदवीय जालिका, जो अंतर्द्रवीय जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो उसमें इसे सहायता देती है, राइबोसोम की सहायता करती है, ठीक है। जबकि चिकनी अंतरप्रदवीय जालिका में किसका निर्माण होता है, लिपिड का संश्लेषण होता है। जो हमारे वसा है, वसीय पार्ट है, वसीय अम्ल है, उनका निर्माण कहां पर हो जाता है हमारे, ठीक, जो चिकनी अंतरप्रदवीय जालिका होती है, ठीक। हम नेक्स्ट बात करें तो राइबोसोम की हमने चर्चा की थी, तो मुख्यतः जो हमारा राइबोसोम है उसकी जो खोज है वो जी पैलेडे द्वारा की गई थी। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राइबोसोम की खोज किसने की, तो यहाँ पर आप पढ़ के रखिएगा, ठीक है, जी पैलेडे ने 1953 में की थी, ठीक है। उसके अलावा यहां से अगर हम बात करें तो राइबो जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, राइबोसोम वो किसका बना होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, आरएनए का बना होता है, मुख्यतः आरएनए जो है उसमें भी राइबोसोमल आरएनए का बना होता है, ठीक है। हम इसके बारे में डीएनए और आरएनए के बारे में और बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ पर बात करें तो राइबोसोम जो होता है, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। इसका काम क्या है, अम्ल व प्रोटीन का ये बना होता है और यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। तो हमने पहले भी बात की थी कि राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीज है, क्या है, एक तो हमारा राइबोसोम है, उसकी खोज किसने की, और दूसरा राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, और ये बना किसका होता है, तो ये बना होता है राइबोसोमल आरएनए का बना होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट था तो वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इस पर भी हम चर्चा कर चुके थे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ऊर्जा ग्रह बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है, ठीक है, वो किसने की थी, अल्टमैन की। यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, ठीक है। और जो इसका नाम है वो किसके द्वारा रखा गया था, बेंडा के द्वारा रखा गया था। खोज तो किसने की थी, अल्टमैन ने की थी, लेकिन जो इसका नाम है वो किसने रखा था, बेंडा ने रखा था, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये क्या, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, कि जो ऊर्जा है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है कोशिकाओं में, तो वो किया जाता है किसके द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, या ऊर्जा ग्रह बोला जाता है, ठीक है। तो यहां से जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे बोला जाता है, ठीक है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट कोशिकांग है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। इसका जो खोज है वो अल्टमैन द्वारा की गई थी, जबकि इसका नाम बेंडा द्वारा रखा गया था। चलिए, जो हम नेक्स्ट बात कर रहे थे, हमने नेक्स्ट बात की थी गोल्जी काय की। गोल्जी काय जो हमारी छड़ाकार आकृति है, ये क्या करती है, जितना भी सामान हमारे शरीर में प्रोटीन वगैरह बन रहा है कोशिकाओं में, उसकी पैकेजिंग का काम करती है। चलिए, तो हमने ये भी बात की थी कि जो इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, कैमिलो गोल्जी द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा था ये कोशिका द्वारा जो संश्लेषित प्रोटीन है या अन्य पदार्थ हैं, ठीक है, जो पिटिकाओं के रूप में इनकी पैकिंग की जाती है। उस पैकिंग का काम, मतलब एक प्रकार की ऐसी फैक्ट्री है जो पैकेजिंग फैक्ट्री है। तो यहाँ पर इसे याद रख सकते हो, गोल्जी बॉडी जो है वो क्या करती है, पैकेजिंग का काम करती है। उसके अलावा इससे गंतव्य स्थान पर भी उस पदार्थ को पहुंचा देती है। पैकिंग करना और पैकिंग करने के बाद वही ट्रांसपोर्टेशन का काम कि भैया उसे कहाँ भेजना है, ठीक है। तो इसका काम भी कौन करता है, ठीक, यही करती है। उसके अलावा यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाओं को उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल देती है। इसकी भी हमने बात की थी कि इसे अगर कोई ऐसा पदार्थ है जिसे बाहर भेजा जाना है तो उसे बाहर भेजने का भी काम यही करती है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, यातायात प्रबंधक बोला जाता है। यहां से जो सवाल है यही बनता है कि कोशिका के अंतर्गत ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसे यातायात प्रबंधक के रूप में जाना जाता है, या जिसे यातायात प्रबंधक कोशिका में कहा जाता है, वो हमारा कौन सा है, गोल्जी काय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो हम नेक्स्ट की बात कर रहे थे, जो हमारा नेक्स्ट था
ठीक है। लाइसोसोम, लाइसोसोम की हमने बात की थी, इसका निर्माण कहां पर होता है? तो लाइसोसोम का जो हमारा निर्माण है वो हमने कहा देखा था, लाइसोसोम का जो निर्माण है वो गोल्जी काय द्वारा ही किया जाता है, जबकि इसके अंदर के जो एंजाइम है वो कहां पर बनते हैं? हमारी अंतर्द्रवी जालिका में बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। लाइसोसोम की बात करें तो इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? डी डवे के बाद की गई थी, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, डी डवे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये कैसी होती है? सूक्ष्म जीव इकहरी झिल्ली से घिरी हुई थैली होती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करती है? संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में इसका निर्माण होता है। ठीक है, संवेष्टन विधि मतलब पैकेजिंग विधि की बात हम कर रहे हैं, और इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली की हमने बात की थी, जब कोशिका के अंदर या कोशिका धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है, बूढ़ी होने लग जाती है, तो इसका क्या करती है? ये इसे उस वो जो हमारी थैली है वो फट जाती है और अपने ही कोशिका को पाचित कर देती है, समाप्त कर देती है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? आत्मघाती या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें आप एक नोट नाम मैंने डाला है कि आप यहां पर बात कर रहे हैं स्तनधारियों में जो हमारे लाल रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है, जो हमारी आरबीसी है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो हमारी आरबीसी है, उनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो यहां पर एक सवाल बन सकता है कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं शरीर में या मानव शरीर में या स्तनधारी में जिनमें हमारे क्या लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं? तो वो क्या है हमारी? ठीक, हमारे कहां पर है? स्तनधारियों में आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं हैं। तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा ठीक है, नेक्स्ट जो हम आगे देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा है लवक का। ठीक है, हमने इसके बारे में चर्चा नहीं की थी कि मुख्यतः ये जो लवक है वो कहां पर पाए जाते हैं। जो हमारा लवक है वो मुख्यतः आपको मिलेंगे प्लांट सेल में। ठीक है, तो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला जो है वो है हमारा हरित लवक, जिसमें बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। आपकी जो हमारी आपने देखा होगा जो पेड़ पौधों में पत्तियां हैं, उन पत्तियों का जो हरा रंग है वो किनके कारण होता है? इन्हीं हरित लवक के कारण होता है। अब ये जो हरित लवक है ये मुख्यतः किस प्रकार के कार्य करते हैं? तो ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, मतलब सीधा सीधा पौधों के लिए खाना बनाने का काम करते हैं। इसीलिए अगर खाना बनाने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। उसके अलावा 2 अन्य लवक भी हैं, एक है हमारे अवर्णी लवक और दूसरा होता है वर्णी लवक। इन्हें हिंदी में मत याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि अब सवाल जो है वो अवर्णी लवक या वर्णी लवक नहीं पूछे जाते हैं। इनका जो इंग्लिश नाम है जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पर जितने भी हमारे रेलवे या व्यापम के एग्जाम है वहां पर आपको ये नाम जो है वो इंग्लिश में ही मिलेंगे। ठीक है, एक होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा अवर्णी लवक सीधी सीधी बात है, किसी प्रकार का वर्ण नहीं है, किसी प्रकार का रंग नहीं है, तो हमारे जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो रंगहीन लवक होते हैं। यहीं से सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से क्या है? ठीक है, जो कि रंगहीन लवक होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और कोई किसी अन्य प्रकार का जो प्लास्टिड या वर्ड यूज कर दिया जाएगा तो हम क्या बात करेंगे? ल्यूकोप्लास्ट होता है वो हमारा रंगहीन लवक होता है। अब रंगहीन लवक कहां पर पाए जाएंगे? तो पौधों को इस भाग में पाए जाएंगे जहां पर आपको किसी प्रकार से रंग नहीं दिखाई देता, जैसे कि हमारा तना हो गया, जैसे कि हमारे जड़ें हो गई। तो मुख्यतः ये कहां पर पाए जाते हैं? जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जैसे जड़ों में या भूमिगत तनों में। और इन्हीं के अंदर क्या किया जाता है? भोज्य पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों या स्टार्च के रूप में से रखा जाता है। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा क्रोमोप्लास्ट। मुख्यतः क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? हमारे रंगीन लवक होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी गाजर हो गई, टमाटर हो गया, उनके अंदर जो रंग है उनको भरने का काम, या फल भित्ती हो गया, बीज हो गया, उनके अंदर कौन से पाए जाते हैं? हमारे वर्णी लवक पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने जो नेक्स्ट अंग की बात की थी, वो हमारा जो नेक्स्ट अंग था वो था रसदानी। वैक्यूल की हमने बात की थी। वैक्यूल क्या है? एक प्रकार से स्टोर हाउस है। ठीक है, जहां पर सामान को रखा जाता है, कोई भी चीज ऐसी जो हमने बना ली तो उसको एक जगह पर किनारे रख देते हैं। कोशिका में भी इस प्रकार का स्टोरेज हाउस पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? एक प्रकार की निर्जीव संरचना है, जिसमें क्या किसी प्रकार के तरल पदार्थ को रखा जाता है या अलग प्रकार के जो भी सामान है वहां पर रखे जाते हैं। कोशिकाओं में अनेक और बहुत छोटी होती है, पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है। ठीक है, मुख्यतः आपको मैं बात करूं, पादप कोशिकाओं में 90% तक का भाग होती है। हमने पीछे जहां पर ये देखा, ठीक है, जब हम बात कर रहे थे, जब हम कोशिकाओं की बात कर रहे थे, कोशिकाओं का जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, कोशिका के स्ट्रक्चर में हमने बात की थी। ठीक, जो हमारी प्लांट सेल है उसके बहुत बड़े भाग में वैक्यूल पाया जाता है, क्योंकि पादप क्या करता है? पादप प्रकाश संश्लेषण करता है, पादप जड़ों से पानी को खींचता है। अब उसे स्टोर करके रखना है, क्योंकि उसे लंबे समय तक वो बाहर है, उसके दिन भर सूर्य की रोशनी पड़ने वाली है, उसके अंदर जो पानी है वो कहीं ना कहीं क्या वापस से ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, इसलिए बहुत टाइम तक इसे स्टोर करना पड़ता है। इसीलिए इनके अंदर जो हमारे क्या पाए जाते हैं? जो हमारी
वैक्यूल्स होती हैं, रसधानियां होती हैं, वो लगभग 90% का हिस्सा होती है। यहां पर अगर आपको ये बहुत छोटी भी दिख रही है, लेकिन कई बार 50 से 50 कोशिका के अंदर जितनी जगह है उसके 50 से 90% तक के हिस्से में आपको क्या दिखाई देगी, रसधानी दिखाई देती है। ठीक, तो इसकी हमने बात कर ली। ये मेन जो हमारे कोशिका के अंग थे। उसके बाद हमने बात की थी केंद्रक की। केंद्रक जो कि एक प्रबंधक के रूप में होता है, ठीक, और प्रबंधक के रूप में होता है। इसके अलावा इसके कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, ठीक है। जो इसकी खोज है, जो हमारे केंद्रक की खोज है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक, मैंने आपको बताया था जो हमारा सेल है, जो हमारी कोशिका है, उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की थी। जबकि जो हमारा केंद्रक है उसकी खोज किसने की थी, वो हमारे भाई साहब जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया था, ठीक है। ये कोशिका का जो है सबसे प्रमुख अंग है। हमने इसकी बात की थी कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोशिका के जितने भी कार्य हो रहे हैं उसको सभी को देखने का कार्य किसका है, इसी का होता है। ठीक है, उसके अलावा वही कोशिका के प्रबंधक के समान यह कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल रूप में बिखरा होता है, जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक, यहां पर हमने कोशिका के अंगों की बात कर ली है। ठीक है, कोशिका के अलग अलग जो हमारे अंग पाए जाते हैं। ठीक है, जिन कोशिकाओं के अंगों की हम बात करें, लाइसोसोम, गोल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक काय, कोशिका झिल्ली। ठीक, अब उसके बारे में अगर हम बात करें तो अलग अलग कोशिकाओं के अंगों की हमने बात कर ली है। जहां पर क्या करते हैं, केंद्रक प्रबंधक होता है, सारे कार्यों को देखता है। उसके अलावा अन्य जो जितने भी कोशिकांग पाए जा रहे हैं वो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ठीक है, इनके जो अलग अलग कार्य हैं उसको प्रबंधन का कार्य किसने देखा, केंद्रक ने देखा। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। एक बार मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूं। हमने बात की केंद्रक है जिसकी खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। ये क्या होता है, प्रबंधक होता है। इसके अलावा हमने बात की थी एक मुड़ी हुई नलिकाकार आकृति होती है, जिसे हमने क्या बोला था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। जितने भाग में वो चिपके रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसे बोला जाता है खुरदुरी अंतरप्रद्रवी जालिका। और जितने भाग में नहीं चिपके होते उसे बोला जाता है चिकनी अंतरप्रद्रवी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम के लिए, राइबोसोम को प्रोटीन बनाने, प्रोटीन निर्माण का कार्य राइबोसोम द्वारा किया जाता है। लेकिन इन्हें ही, ठीक है, इन्हें स्थल प्रदान करने का काम कौन करता है, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। जबकि जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करता है, वो हमारा लिपिड बनाने का काम करता है, लिपिड पदार्थ। अब ये जो बन गए ये पदार्थ है, उन्हें पैकेजिंग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हमारा किया जाता है गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। ये गोल्जी काय उसकी पैकेजिंग करती है। उसके अलावा ऐसे पदार्थ जो कि कोशिका से बाहर भेजे जाने हैं, उन्हें भेजने का कार्य भी कौन करता है, गोल्जी काय करता है। इसीलिए गोल्जी काय को क्या बोला जाता है, यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं जहां पर ये सवाल सीधे सीधे बनते हैं। उसके बाद हमने बात क्या की थी, ठीक है, कि गोल्जी काय ने पैकेजिंग कर दी। और उसके अलावा इनको सभी को चाहिए ऊर्जा, तो ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आकार है और किसी अलग अलग इनकी जो संख्या है उसका निर्धारण किसी में भी नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग कोशिकाओं में इनके जो नंबर होते हैं उनकी ऊर्जा के निर्माण के आधार पर, ऊर्जा कितनी चाहिए उसके आधार पर इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा हमने बात की थी जो हमारा प्लांट सेल है, पौधे के जो हमारी कोशिकाएं और जो एनिमल सेल है, इन दोनों में एक अंतर होता है। किस रूप में दिखाई देता है आपको, सेल वॉल के रूप में दिखाई देता है। तो सेल वॉल हो गया, दूसरा आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति है, और जो हमारा लवक है, जो हमारा हरित लवक है, वो मुख्यतः आपको प्लांट सेल में दिखाई देता है, जबकि ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा दूसरा एक टर्म था, हमने जो सेंट्रियोल के रूप में देखा था, वो सेंट्रियोल किस में पाया जाता है, जो कि कोशिका विभाजन में सहायता करता है, वो हमारा एनिमल सेल में पाया जाता था। ठीक है, तो ये अलग अलग अंग है। ठीक है, इन पर हमें चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये बेसिक सवाल है, कई बार यहाँ से सवाल आए भी हैं। ठीक है, और जिनकी चर्चा हमने की, ठीक है, इससे दोबारा बार बार सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका हमारा बहुत बेसिक था, इसमें सवाल बहुत ज्यादा कम आते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा आधार है जहां से सवाल बनने के चांसेस आज भी रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलकर बायोलॉजी में जो बात करने वाले हैं, ठीक है, जहां से हम मुख्यतः सवालों को हमने आज के रिसेंट ईयर्स में देखे हैं, ठीक है, वो आपके मुख्यतः आते हैं। अभी हमने बात की क्या, कोशिका की। ठीक है, अब ये कोशिका किससे मिलकर बना है, कोशिका हमारा बना है ऊतकों से मिलकर। ठीक, कोशिका हमारा जो सेल है वो ऊतकों से मिलकर बना है, और जो ऊतक हैं, जो हमारे टिश्यूज हैं, ठीक है, वो किससे मिलकर बने हैं, ठीक, जो टिश्यूज हैं उनसे मिलकर हमारा क्या बना है, हमारी अंग बना है। ठीक,
टिश्यूज से मिलकर हमारे अंग बने हैं और ये अंग तंत्र किसका निर्माण कर देते हैं? शरीर का। तो कोशिकाओं से मिलकर हमारे टिश्यूज बने हैं, ऊतक बने हैं और ऊतक से मिलकर हमारे क्या बना है? अंग बना है। तो अब इन अंगों का जो समूह है, अंग तंत्र है, उन अंग तंत्रों के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो अंग तंत्र है उसमें हम स्टार्ट करेंगे, पाचन तंत्र की बात करेंगे। अब इस पाचन तंत्र से अभी अगर हम रिसेंट में देखें एग्जाम्स में, ठीक है, तो ये पाचन तंत्र है, उन पाचन तंत्र से बहुत ज्यादा सवाल आए हैं। जैसे कि अभी हम रिसेंट हम व्यापम के एग्जाम देखें, जब पर हम पटवारी की बात करते हैं, कांस्टेबल की बात करते हैं, तो इन तंत्रों से जो हमारे अंग तंत्र हैं उनसे बहुत ज्यादा सवाल बने हैं। तो जो हमारे अगले टॉपिक होंगे वो अंग तंत्र पर होंगे और उन अंग तंत्रों में मतलब जो हमारे शरीर के अलग अलग तंत्र हैं, जैसे कि जो हमारा पाचन है, उस पाचन में हम पाचन में जो जो अंग भूमिका निभाते हैं, उन अंगों की जो भूमिकाएं हैं, जो महत्व है, वो किस प्रकार कार्य करते हैं, उनके द्वारा किस किस प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, उनकी चर्चा हम इन पर करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वहां पर हम अंग तंत्रों की बात करेंगे और इसके साथ ही हमारा यहाँ ये जो वीडियो है, जो कोशिका का वीडियो, वो समाप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो अगला, ठीक है, जो हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, वो तंत्रों पर होगा, बायोलॉजी में अगला लेक्चर, जहां पर हम ये बात करेंगे फिर से, ठीक, कि किस प्रकार से हमारे अंग काम करते हैं और इनमें किस किस प्रकार के एंजाइम, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।